विलियम कैरी आधुनिक मिशन का जनक कहा जाता है। कैरी बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। भारत के श्रीरामपुर की डैनिश कॉलोनी के एक मिशनरी के रूप में उन्होंने बंगला, संस्कृत और कई अन्य भाषाओं और बोलियों में बाइबल का अनुवाद किया। एक पितृत्व और प्रारंभिक जीवन। इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में टोसिस्टर से लगभग 3 मील दूर पॉलसपुरी नामक एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण झोपड़ी में एक योग्य युवा जोड़ा रहता था, जिनके घर 17 अगस्त 1761 को उनके सबसे बड़े बच्चे विलियम कैरी का जन्म हुआ। पिता ने एक बुनकर के रूप में जीवन शुरू किया। बाद में वह अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में पैरिश क्लर्क और स्कूल मास्टर बने। वह अपने बेटे विलियम, जो उनके पहले विद्यार्थियों में से एक था, को सेवा और सम्मान की ओर बढ़ते हुए देखने के लिए जीवित रहे। विलियम को ऐतिहासिक और वैज्ञानिक ज्ञान की भूख थी। उन्हें यात्रा और रोमांच की किताबें बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने कमरे को पौधों और कीड़ों के जीवन के नमूनों से भर दिया और जो कुछ भी उन्होंने शुरू किया उसे जल्दी पूरा करने में दृढ़ संकल्प दिखाया। 2. प्रारंभिक मर्दानगी। स्वास्थ्य ने उन्हें कृषि कार्यों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी। जब वह 16 वर्ष की थी तो उन्हें हैक्लेटन में एक मोची के पास प्रशिक्षित किया गया। बाद में वह स्वयं मोची बन गया। इस व्यवसाय से उसे कभी शर्म नहीं आई। वह एक कुशल और ईमानदार काम करने वाला व्यक्ति था। फिर भी न तो उसका व्यापार और न ही उसकी अत्यधिक गरीबी ने उसे ज्ञान प्राप्त करने से रोका, क्योंकि 31 साल की उम्र से पहले वह लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, डच, फ्रेंच और अंग्रेजी में बाइबल पढ़ सकता था। इसी अवधि के दौरान कैरी ने अपने प्रभु से प्रेम करना सीखा और एक ईमानदार मसीह बन गए। ये कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया गया था। जब वे लगभग 20 वर्ष के थे तब वे हैक्लेटन में गैर-अनुरूपतावादियों के एक छोटे समूह से जुड़े। 2 साल बाद 5 अक्टूबर 1783 को डॉक्टर रायलैंड ने उन्हें बपतिस्मा दिया, जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, इस दिन एक गरीब यात्री मोची को बपतिस्मा दिया गया था। लगभग 2 साल बाद वह ओल्नी में बैप्टिस्ट चर्च के साथ एकजुट हो गए, जिसके बाद वह संगठन में एक उज्जवल प्रकाश बन गए। 3. सेवा के लिए तैयारी। अपने बपतिस्मे से पहले कैरी एक प्रचारक थे, लेकिन जब वह बैप्टिस्टों के साथ एकजुट हुआ तो पादरी ने चाहा कि वह अपना पूरा समय मंत्रालय को दे। 1786 में कैरी ने मॉल्टन में कार्यभार संभाला और स्कूल शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह 6 या 7 शिलिंग के अलावा अपने लोगों से प्रति वर्ष 11 पाउंड और लंदन में एक फंड से 5 पाउंड प्राप्त किए। हालांकि यह आय लगभग $170 उनके और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त थी। वह अनुशासन में सफल नहीं थे, एक शिक्षक के रूप में उपयुक्त नहीं थे और जल्द ही जूते बनाने के काम में लौट आए। ये व्यवसाय उन्होंने अगले 4 वर्षों तक किया। विनम्र जीवन के इन दिनों के दौरान उन्होंने दुनिया का एक कच्चा नक्शा बनाया, उन स्थानों को चिन्हित किया जहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया गया था, कुक की यात्राओं को पढ़ा जिससे वह बहुत प्रभावित हुए और फसल को काटने के लिए परमेश्वर से मजदूरों को भेजने के लिए प्रार्थना की। दुनिया के महान अछूते हिस्से। रेव एंड्रू फुलर की पुस्तक द गॉस्पेल वर्थ ऑफ ऑल एक्सेप्टेशन, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि यदि सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि जब भी सुसमाचार उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो उस पर विश्वास करें, तो यह उन सभी का भी कर्तव्य होना चाहिए जिन्होंने इसे प्राप्त किया है। सुसमाचार को सार्वभौमिक रूप से ज्ञात करने का प्रयास करने के लिए उनके दृढ़ विश्वास को स्थापित किया। 4. मिशनरी विचार का खुलासा। अपने मिशनरी विचारों में कैरी अपनी उम्र से कहीं आगे थे। जब उन्होंने उन्हें प्रकट करना शुरू किया तो कुछ ने कहा, कितना यूटोपियन, जबकि अन्य लोगों ने घोषणा की कि वह भगवान के कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है। एक बार एक बैठक में कैरी ने चर्चा के लिए विषय के रूप में सुझाव दिया, विधर्मियों का रूपांतरण। तुरंत एक मंत्री ने कहा, नौजवान बैठ जाओ, जब परमेश्वर अन्य जातियों को परिवर्तित करना चाहेंगे तो वह इसे आपकी या मेरी मदद के बिना करेंगे। इस तरह की फटकारों से वह निराश नहीं हुए। बाद में उनका प्रसिद्ध पैम्फलेट शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था हीथेन के धर्मांतरण के लिए साधनों का उपयोग करने के लिए ईसाइयों के दायित्व की जांच। 5. महान चीजों की अपेक्षा करें और प्रयास करें। संबंधित घटना से 2 साल पहले कैरी मॉल्टन चले गए और हार्वे लेन में पादरी बन गए। उनकी आय बेहतर थी, अध्ययन के अवसर बहुत बढ़ गए और उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई। 30 मई 1792 को एक मंत्रिस्तरीय सभा के अवसर पर उन्होंने यशाया 54:3 से उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अपने 2 सामान्य तर्क दिए, जो तब से एक मिशनरी आदर्श वाक्य बन गए। परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करें, प्रयास करें, परमेश्वर के लिए महान चीजें। प्रभाव अद्भुत था। वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, यदि सभी लोगों ने अपनी आवाज उठाई होती और रोया होता, जैसा कि इसराइल के बच्चों ने बोचम में किया था, तो मुझे इसके प्रभाव पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए था।
ये केवल कारण के अनुपात में ही प्रतीत होता, इसलिए स्पष्ट रूप से ऐसा हुआ वही ईश्वर के पक्ष में हमारी लापरवाही की अपराधिकता को साबित करता है। 6. बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर 1792 को एक विधवा गृह में, जहां 12 मंत्री मौजूद थे, बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी का आयोजन किया गया। वहां सदस्यता ली गई और फिर 13 पाउंड 2 शिलिंग 6 पेंस की राशि दी गई। रे फुलर को सचिव नियुक्त किया गया। ट्रपस्टोन के रेनॉल्ड्स हॉक को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कैरी ने खुद को पहले मिशनरी के रूप में पेश किया। जब संगठन की खबर फैली तो लंदन के मंत्रियों ने इसके खिलाफ सलाह दी। प्रभावशाली व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन देश के पादरी वर्ग ने पकड़ बना ली और अगले मार्च के अंत से पहले बैंक में राशि लगभग 800 पाउंड हो गई। 7. फील्ड का चयन करना। नए समाज के लिए धन जुटाना ही एकमात्र गंभीर विचार नहीं था। क्षेत्र ही संसार है, लेकिन उन्हें किस भाग में प्रवेश करना चाहिए। जॉन थॉमस, जो हाल ही में बंगाल से घर आए थे और मिशनरी उद्देश्यों से जुड़े थे, को 9 जनवरी 1793 को भारत में मिशनरी नियुक्त किया गया था और कैरी को किसी अन्य देश में जाने के बजाय उनके साथ शामिल होने के लिए कहा गया था। जब सोसाइटी का सत्र चल रहा था, श्री थॉमस ने अचानक अपने अप्रत्याशित आगमन की घोषणा की। बैठक में प्रवेश करते हुए कैरी उठे और वे एक दूसरे की गर्दन पर गिर पड़े और रोने लगे। प्रभाव विद्युतीय था। मिस्टर फुलर ने कैरी से कहा, ये स्पष्ट है कि भारत में सोने की एक समृद्ध खदान है। यदि आप नीचे जाएंगे तो मैं रस्सियां पकड़ लूंगा। 20 मार्च 1793 को लीसेस्टर में एक विदाई बैठक में श्री फुलर ने समापन में इस प्रकार कहा, फिर जाओ मेरे प्यारे भाइयों, इन संभावनाओं से प्रेरित होकर हम फिर मिलेंगे। महिमा के मुकुट आपका और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक, मुझे विश्वास है, अंतिम दिन हमारे मुक्तिदाता द्वारा संबोधित किया जाएगा, आओ मेरे पिता के धन्य हो, ये भूखे थे और तुमने उन्हें खिलाया, प्यासे थे और तुमने उन्हें पानी पिलाया, जेल में थे और तुमने उनसे मुलाकात की, प्रवेश करो, तुम अपने प्रभु की खुशियों में शामिल हो। 8. विपरीत हवाएं। ये प्रतिकूल मिशनरी भावनाओं का दिन था और कैरी और थॉमस को अपनी पूरी ताकत का एहसास होना तय था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत पर पूर्ण नियंत्रण था, किसी भी मिशनरी प्रयास का पक्ष नहीं लेती थी। काफी जांच पड़ताल के बाद मिशनरियों ने बिना अनुमति के यात्रा करने की सोची, लेकिन प्रस्थान से 4 दिन पहले उनकी सभी योजनाएं विफल हो गयीं। हालांकि इस देरी का अपना आशीर्वाद था। 13 जून 1793 को जब डेनिश जहाज क्रोन प्रिंसेस मारिया पर नौकायन की संतोषजनक व्यवस्था की गई, तब तक श्रीमती कैरी, जिन्होंने अब तक जाने से इनकार कर दिया था, अपने बच्चों और बहन के साथ अपने पति के साथ शामिल हो गयीं। अगले नवंबर 11 में पार्टी कलकत्ता पहुंची। 9 तंग राहों में। जैसे ही कैरी ने भारत की धरती पर अपना पैर रखा, 7 वर्षों से अधिक की इच्छाएं और प्रार्थनाएं साकार हो रही थी। वह अब 32 साल का था और फिर भी यह साबित हुआ कि उसे अपने पुरस्कार के लिए बुलाए जाने से पहले अन्य जातियों को खुशखबरी सुनाने के लिए लगभग 40 साल की सेवा करनी थी। मैदान तक पहुंचने में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस ईमानदार व्यक्ति ने मैदान पर जो कुछ सहा उसकी तुलना में ये लगभग कुछ भी नहीं थे। कैरी स्वयं मानते थे कि किसी मिशन को शुरू करने के बाद उसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है और उन्हें अपने घर के बोर्ड को भी इस बात पर विश्वास दिलाने में थोड़ी कठिनाई हुई। थॉमस और कैरी अपने साथ बहुत कम पैसे लाए थे। सोसाइटी ने उन्हें 150 पाउंड का सामान दिया था जिसे उनके आने पर निपटाया जाना था। अप्रत्याशित मांगों ने उनके धन को खत्म कर दिया और 2 महीनों में वे कंगाल हो गए। 10. पहला परिवर्तन। अन्य दुख जिन पर पर्दा डाला जाना चाहिए उनके जीवन में प्रवेश कर गए, जो 100 साल बाद भी कैरी की पत्रिकाओं और पत्रों में पढ़ने के लिए काफी दुखद हैं। अपनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और तेज धूप में 15 मील पैदल चलकर नमक की नदियों और एक बड़ी झील से होते हुए सुंदरबन तक पहुँचे, जो कलकत्ता के दक्षिण में स्थित एक विशाल भूमि है। यहाँ जंगल, बाघों और मलेरिया के इस क्षेत्र में बिखरे हुए गांवों में कैरी ने अब मिशनरी काम के लिए अपनी उम्मीदें जगाईं। यहाँ श्री उडनी, जो एक धर्मपरायण व्यक्ति और मिशन के मित्र थे, ने उन्हें पाया और उन्हें मालदा जिले के मैनबटी में एक नील कारखाने के अधीक्षक का पद देने की पेशकश की। चूंकि इस प्रस्ताव ने उन्हें अपने परिवार के लिए पर्याप्त समर्थन दिया, उन्हें अध्ययन के लिए समय दिया और उन्हें कारखाने में काम करने वाले मूल निवासियों की एक नियमित मंडली दी, जिन्हें वे उपदेश दे सकते थे और सिखा सकते थे। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और 5 साल तक वही रहे। उन्होंने गांवों का दौरा किया और लोगों तक पहुंचने के लिए पूरे न्यू टेस्टामेंट का बंगाली बोली में अनुवाद किया। उनका पहला धर्मांतरित व्यक्ति पुर्तगाली मूल का था। वह पूरे दिल से ईसाई था,
जिसने 1797 में एक जज बनाया और 1829 में अपनी मृत्यु तक एक मंत्री और मिशनरी के रूप में ईमानदारी से काम किया। उसने अपनी सारी संपत्ति मिशन के लिए छोड़ दी। 11. बोर्ड की ओर से सावधानी। ये देखना दिलचस्प है कि होम बोर्ड ने कैरी के धर्मनिरपेक्ष कार्यों में संलग्न होने को कैसे देखा। मिस्टर फुलर इस बात से चिंतित थे कि कहीं उन्हें व्यापारी के कार्यों में मिशनरी की भावना को निगल न जाना पड़े। उन्होंने उन्हें गंभीर और स्नेहपूर्ण सावधानी वाला एक पत्र लिखा। हालांकि यह शायद ही आवश्यक लगा, क्योंकि सोसाइटी ने पिछले 3 वर्षों के दौरान उन्हें केवल 200 पाउंड लगभग $1000 भेजे थे और इसका बड़ा हिस्सा कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। तो यदि मिशनरी धर्मनिरपेक्ष कार्यों में संलग्न नहीं होते तो वे नष्ट हो गए होते। कैरी का उत्तर एक उदार भावना दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मेरे परिवार के लिए न्यूनतम जीविका प्राप्त करने के बाद मेरी पूरी आय और कुछ महीने और सुसमाचार के उद्देश्य के लिए बाइबल के अनुवाद लेखन में सहायता करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने में खर्च होती है, इसकी प्रतियां और स्कूल में पढ़ाने में। मैं वास्तव में गरीब हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूंगा जब तक कि बाइबल बंगाली और हिंदुस्तानी में प्रकाशित नहीं हो जाती और लोग आगे कोई शिक्षा नहीं चाहते। 12. रामपुर जाना। 1799 में एक भीषण बाढ़ के कारण फैक्ट्री बंद कर दी गई और कैरी कुछ समय के लिए ये जानने में परेशान रहे कि आगे क्या कदम उठाया जाए। अभी समाप्त हुए वर्ष तैयारी के लिए विशेष रूप से मूल्यवान रहे, लेकिन बहुत कम आध्यात्मिक परिणाम मिले। कुछ ही समय पहले मार्शमैन और वार्ड अन्य लोगों के साथ से रामपुर पहुंचे थे। वे कैरी में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी किसी भी शर्त पर इसकी अनुमति नहीं देंगे और इसलिए वे कलकत्ता से केवल 14 मील ऊपर हुगली के पश्चिमी तट पर सेरामपुर में रुक गए। ये स्थान डेनिश शासन के अधीन था। इसके गवर्नर कर्नल बी एक ईसाई और श्वार्ट्ज के पुराने मित्र थे। उन्होंने न केवल मिशनरियों का दयालुता पूर्वक स्वागत किया, बल्कि उन्हें उपयुक्त परिसर खरीदने में भी सहायता की। कोपेनहेगन में गृह सरकार द्वारा उनके सभी कृत्यों की सहर्ष पुष्टि की गई। जब कैरी और उनका परिवार जनवरी 1800 में इस नए स्टेशन पर आए, तो उन्हें एक घर, अनुकूल साथी मजदूर मिले और स्थायी मित्रता बनी। तुरंत ही उन्होंने स्कूलों की स्थापना की और सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। वर्ष के अंत से पहले कैरी को अपने पहले हिंदू धर्मांतरित कृष्णपाल को बपतिस्मा देने का सौभाग्य मिला, जो 1822 में अपनी मृत्यु तक वफादार और सबसे कुशल साबित हुआ। 1801 में श्रीवार्ड द्वारा मुद्रित बंगाली में न्यू टेस्टामेंट की एक प्रति वेलेस्ली के मार्क्विस गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने सेरामपुर में उनके मिशनरी कार्यों पर बहुत खुशी व्यक्त की। 13. मिशनरी तरीके और परिणाम। मिशनरियों ने खर्चों को न्यूनतम रखने और प्रत्येक व्यक्ति को हर समय सीधे मिशनरी कार्य के लिए खर्च उठाने की व्यवस्था करने के लिए एक परिवार के रूप में रहने की योजना बनाई। जबकि युवा श्रमिकों के मैदान में आने पर योजना को छोड़ना पड़ा, उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों और परिणामों पर ध्यान देना दिलचस्प है। कोई भी प्रमुखता में नहीं होगा, कोई भी किसी निजी व्यापार में संलग्न नहीं होगा, कोई भी इससे पीछे नहीं हटेगा। शरीर द्वारा उसे सौंपा गया कोई भी सांसारिक कार्य और उससे उत्पन्न होने वाला लाभ निजी नहीं होगा, बल्कि बहुमत द्वारा विनियोजित किया जाएगा। 5 साल के अंत में उनमें से एक ने इस प्रकार परिणाम बताया, हमारा पूरा खर्च 13,000 पाउंड से कम नहीं रहा है और हमें इंग्लैंड से धन और सामान के रूप में 5,740 पाउंड 17 शिलिंग 7 पेंस से अधिक नहीं मिला है, और यह राशि है डूबा नहीं बल्कि मिशन से संबंधित परिसर में निवेश किया गया। इस व्यवस्था के तहत भारत में धर्म प्रचार और सभ्य बनाने के काम में योगदान की गई कुल राशि 90,000 पाउंड के करीब थी। इसमें से कैरी ने 46,000 पाउंड का योगदान दिया। 1804 में कटवा में एक मिशन स्थापित किया गया। 1805 में विरोध के बावजूद कलकत्ता में एक और शुरुआत की गई। कुछ ही वर्षों में हिंदुस्तान में लगभग 20 स्टेशन स्थापित हो गए और अन्य शहरों ने ईसा मसीह के दूतों का सहर्ष स्वागत किया। 14. एक फलदायी जीवन। आत्मत्याग कैरी के जीवन का एकमात्र लक्षण नहीं था। थोरो प्रणाली ने उन्हें बहुत से कार्य संपन्न करने में सक्षम बनाया। 5:45 बजे तक हिब्रू बाइबल में एक अध्याय पढ़ना, ईश्वर को निजी संबोधन, बंगाली नौकरों के साथ पारिवारिक प्रार्थनाएं, चाय तक फारसी पढ़ना, संस्कृत से हिंदुस्तानी में ग्रंथों का अनुवाद करना, 10 बजे से 2 बजे तक कॉलेज में पढ़ाना, सुधार करना, यिर्मयाह का बंगाली अनुवाद, मैथ्यू का संस्कृत में अनुवाद, तेलिंगा पर एक पंडित के साथ 1 घंटा बिताना, 7 बजे धर्मोपदेश के लिए विचार एकत्र करना, 7:30 बजे 40 लोगों को उपदेश देना, 11 बजे तक बंगाली अनुवाद करना, घर पर पत्र लिखना, पढ़ना, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट का एक अध्याय और सोते समय खुद को भगवान के सामने समर्पित करना एक दिन के काम का एक नमूना है।
ऐसा प्रतीत होता है कि कैरी के जीवन का मुख्य कार्य धर्मग्रंथों का अनुवाद करना था और जीवन के अंत से पहले रामपुर प्रेस से 40 अलग अलग भाषाओं में 213,000 से अधिक दैवीय शब्द के संस्करण देखना उनकी खुशी थी। लेकिन यह उनके जीवन कार्य का एक हिस्सा भर था। 1801 के आसपास उन्हें विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में संस्कृत, बंगाली और मराठी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 30 वर्षों तक रहे। सबसे पहले उन्हें प्रति वर्ष 600 पाउंड मिलते थे। 1807 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डीडी की उपाधि प्रदान की। उनका वेतन प्रति वर्ष 1200 पाउंड तक बढ़ा दिया गया था। फिर भी मिशनरियों के साथ समझौते के अनुसार वह 40 पाउंड पर रहते थे और उनके पास कॉलेज और सरकारी आवास में सभ्य परिधान में उपस्थित होने में सक्षम होने के लिए 20 पाउंड अतिरिक्त थे और शेष पाउंड थे 1140 को मिशन खजाने में बदल दिया गया। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी के लिए भारत के प्राकृतिक इतिहास और वनस्पति विज्ञान पर लेख लिखे। उन्होंने 1809 में संपूर्ण बाइबल को 5 खंडों में बांग्ला में प्रकाशित किया। 15 ईस्ट इंडिया कंपनी बदली। जैसा कि इतिहास में सर्वविदित है, इस कंपनी के सदस्यों के व्यक्तिगत कारणों से यह भारत में किसी भी मिशनरी उद्यम का कड़ा विरोध करता था। हर रास्ते पर पहरा लगा दिया गया। कैरी एक विदेशी झंडे के नीचे भारत गए और ऐसी धरती पर उतरे जो इस कंपनी के नियंत्रण में नहीं थी। इसका कारण यह नहीं था कि वह 5 वर्ष बंगाल में रहा। एक से अधिक बार संघर्षरत मिशन इसके लगातार विरोध के कारण लगभग नष्ट हो गया था। लेकिन 1813 में कंपनी का चार्टर समाप्त हो गया। कैरी ने इस समय पर ध्यान दिया था और घर पर दोस्तों के माध्यम से नए अनुदान में एक खंड डाला गया था जिसने मिशनरी उद्यम के लिए स्वतंत्रता दी थी। 16 सती प्रथा समाप्त हो गई। 1799 में कैरी ने अपने पति के अंतिम संस्कार में एक भारतीय विधवा को पहली बार जलते हुए देखा। वह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजी सरकार से इस तरह की भयावहता पर रोक लगाने की प्रार्थना की। किसी कारण से यह प्रथा 1828 तक निर्बाध थी, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाया गया था। उनके पहले कार्यों में से एक ये था कि इस क्रूर प्रथा को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। 4 दिसंबर 1829 को आवश्यक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए और कैरी को बंगाली में अनुवाद करने के लिए दिया गया ताकि इसे दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जा सके। ये संदेश रविवार सुबह उनके पास पहुंचा। अपना विचित्र काला कोट एक तरफ फेंकते हुए उन्होंने कहा, आज मेरे लिए कोई चच नहीं है। अगर मैं इसका अनुवाद करने और प्रकाशित करने में 1 घंटे की देरी करता हूँ, तो कई विधवाओं का जीवन बलिदान हो सकता है। अधिकारियों के पास शाम से पहले अनुवाद था। 17 बोर्ड से हटना। कैरी जैसी क्षमता वाले लोग स्वाभाविक रूप से घर पर चच के सामान्य रैंक और फाइल से कहीं आगे प्रगति करेंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मिशन के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर रामपुर के श्रमिकों और घरेलू सोसाइटी के बीच मतभेद पैदा हो गए। यह इस हद तक बढ़ गया कि 1827 में मिशन पूरी तरह से सोसाइटी से हट गया और कैरी की मृत्यु के बाद तक यह उल्लंघन ठीक नहीं हुआ। 18 अंत के करीब। कैरी के लंबे जीवन के दौरान उनका स्वास्थ्य लगभग हमेशा अच्छा रहा। 3 बार वह अपने जीवन से निराश हुआ और 3 बार ईश्वर की कृपा से वह ठीक हो गया। जब बंगाली बाइबल का अंतिम संशोधित संस्करण प्रेस से आया तो उन्हें लगा कि उनके परिश्रम का अंत निकट है। उसके बहुत सारे मित्र थे क्योंकि आखिर तक उसका स्वभाव प्रसन्नचित, आशावादी बना रहा। एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, मैंने जो किया है उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। इसके लिए केवल धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। एक अन्य समय में उन्होंने कहा, जब मैं उन चीजों की तुलना करता हूँ जो अब भारत में हैं और जब मैं यहाँ आया था तब वे जो थी उससे तुलना करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक महान कार्य पूरा हुआ है। लेकिन ये कैसे पूरा हुआ है, मैं नहीं जानता। एक मित्र से जिसने आशा व्यक्त की थी कि वह जल्द ही अपने पसंदीदा काम पर लौट सकता है, उसने कहा, वह अंश जो कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी पापों से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और न्यायकारी है। अधर्म मुझे बहुत सांत्वना देता है। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और अगर भगवान उन्हें माफ कर देते हैं और मुझे सभी अधर्म से शुद्ध कर देते हैं तो मैं और क्या चाह सकता हूँ। जैसे जैसे उनकी बीमारियां बढ़ती गईं, उन्हें हर सुबह अपने अध्ययन कक्ष में ले जाया जाता था और डेस्क के पास बैठाया जाता था जहाँ वे अपना सारा अनुवाद करते थे। यहाँ एक बार अलेक्जेंडर डफ ने उनसे मुलाकात की। जैसे ही वह पीछे हटे, डॉक्टर कैरी ने कहा, मिस्टर डफ, आप डॉक्टर कैरी के बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो डॉक्टर कैरी के बारे में कुछ मत कहना। डॉक्टर कैरी के उद्धारकर्ता के बारे में बोलना। 19
तेरी दयालु भुजाओं पर। दिन की शुरुआत इंग्लैंड से उत्साहवर्धक पत्रों के साथ हुई, जिनमें उनके प्रति सहानुभूति, प्रेम और प्रार्थनाओं की बात कही गई थी। इन संदेशों ने उसके सदैव प्रसन्न रहने वाले हृदय के अंतिम स्पंदन को ईश्वर की भलाई के लिए उसके प्रति कृतज्ञता के रूप में व्यक्त किया। उस दिन कमजोरी के कारण वह प्रलाप में चले गए और 9 जून 1834 को वे सो गए, क्योंकि चमकदार आय और चांदी के बालों वाले तीर्थयात्री को स्वर्गीय शहर में ले गए। अगली सुबह 5 बजे उन्हें दफनाने के लिए ले जाया गया। बारिश हो रही थी, फिर भी डैनिश गवर्नर और उनकी पत्नी और परिषद जुलूस में शामिल हुए। डेनमार्क का झंडा आधा झुका हुआ। गरीब हिंदू और मुसलमान यह महसूस करते हुए सड़क पर खड़े थे कि उन्होंने एक सच्चा दोस्त खो दिया है। जैसे ही जुलूस खुली कब्र पर रुका, सूरज उगाया, पुनरुत्थान भजन गाया गया और लोग उस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए चले गए जिसने उन्हें छुआ था। सेरामपुर ईसाई कब्रिस्तान में उनके अंतिम विश्राम स्थल को चिन्हित करने वाले संगमरमर के ब्लॉक पर ये शब्द खुदे हुए हैं। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 को हुआ। मृत्यु 9 जून 1834 को हुई। एक मनहूस, गरीब और असहाय कीड़ा। मैं आपकी दयालु भुजाओं पर गिरता हूँ। सिद्ध मनुष्य को चिन्हित करो और सीधे मनुष्य को देखो, क्योंकि उस मनुष्य का अंत शांति है। 20 एक सारांश। जब कैरी की मृत्यु हुई तो उन्होंने मिशन के सिलसिले में लगभग 30 मिशनरियों, 40 देशी शिक्षकों, 45 स्टेशनों और सब स्टेशनों और लगभग 600 चर्च सदस्यों की स्थापना की। इसके अलावा किसी को ये याद रखना चाहिए कि वह इंग्लिश बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के गठन का कारण था, जिसके माध्यम से ईसा मसीह को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों तक पहुंचाया गया था। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि वह वर्तमान गौरवशाली की शुरुआत थी विश्व प्रचार का दिन। वह जिसका सिडनी स्मिथ ने 1808 में एडिनबर्ग रिव्यू में एक प्रतिष्ठित मोची और पागल के रूप में उपहास और व्यंग्य किया था, उसने एक ऐसा काम पूरा किया जिसके लिए उसे सम्मानित किया जाता है और एक सच्चे दोस्त के रूप में हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाएगा और भारत का हितैषी है।